जब कल भारत को देखो एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि मुस्लिम्स के बारे में जब भी भारत में एक थोड़ा-सा इश्यू बनाया पहले बनाया भी जाता था, तो कहीं न कहीं हमको ये समझना पड़ेगा मुस्लिम इज़ नॉट अ माइनॉरिटी इन इंडिया। लेट मी जस्ट टेल यू दिस, मुस्लिम्स आर द सेकंड मेजॉरिटी इन इंडिया। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। दे आर नॉट एट ऑल माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी आपके पारसी हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, दीज़ आर द माइनॉरिटीज़। मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटीज़। मुस्लिम आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई बड़ा भाई अगर हिंदू है, तो उसका जो छोटा भाई है, जो कि उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, वो मुस्लिम है। तो ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इसीलिए माइनॉरिटी का टैग लेके चीज़ों को नहीं किया जा सकता, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए गलत है। जैसे कि अगर आप यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बारे में भी अगर आप बात करेंगे, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर सही तरीके से लागू किया गया, तो वो मुस्लिम्स के लिए ही होगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ट्रिपल तलाक से खत्म करने से, अबॉलिश करने से या उसको इलीगल करार करने से अगर बेनिफिट किसी को मिला है, तो वो बेनिफिट मुस्लिम विमेन को मिला है। और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को मिलेगा, तो वो मुस्लिम औरतों को ही मिलेगा। क्योंकि इसमें अडॉप्शन से लेके, इनहेरिटेंस से लेके जैसे अभी इस्लाम में आपके 3-4 निगाह जो है वो निकाह जो है वो अभी मंज़ूर हैं। लेकिन अगर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाए, तो एक तरीके के लॉज़ जो हैं वो सभी कम्युनिटीज़ पे लगेंगे और किसी भी औरत के लिए ये देख पाना बहुत मुश्किल होता है कि उसका पति 3-4 शादियाँ कर रहा है। एज़ अ हिंदू वुमन मैं ये कह सकती हूँ, पर मुझे लगता है अगर मैं मुस्लिम वुमन होती तो भी मुझे शायद बहुत बुरा लगता है इस तरीके से। ऑब्वियसली मोनोगमी इज़ प्रोग्रेसिव और उसके बाद जो इन औरतों से बच्चे भी होंगे, तो हाउ विल यू टेक केयर ऑफ एवरीबॉडीज़ नीड्स, है ना? ये राजाओं और सल्तनत का टाइम तो है नहीं है कि एक राजा की 36 रानियाँ हैं और सभी रानियों से जो आगे बच्चे निकले, वो बच्चों को एक किला दे दिया, एक गाँव दे दिया, हम उस टाइम में नहीं रह रहे। तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड